हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम महान मुग़ल सम्राट अकबर के विषय में चर्चा करेंगे। आप अकबर से सभी लोग वाकिफ़ हैं। अकबर को न केवल मुग़ल शासकों में अपितु मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक श्रेष्ठ शासक है वो माना जाता है, क्योंकि अकबर ने न केवल मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया अपितु उसका विस्तार किया और उसको स्थायित्व प्रदान कर उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने का कार्य भी किया। और उसने शासन में कुछ ऐसे नवाचार किए, ऐसे उदार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसके कारण से अकबर को न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में एक महान शासकों में गिना जाता है। भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय तो बाबर को है, लेकिन बाबर को बहुत कम समय मिला और हुमायूं है वो अपनी नीतियों के कारण से, भूलों के कारण से इधर उधर भटकता रहा। इसलिए वो अपने साम्राज्य के लिए कोई एक का कुशल प्रशासनिक व्यवस्था है उसको गठन नहीं कर सका और कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं कर सका जिससे कि उन्हें भारत के अंदर है एक बहुसंख्यक विपरीत धर्मावलंबियों पर शासन करने का नैतिक अधिकार वो प्राप्त हो। लेकिन अकबर ऐसा केवल शेरशाह ने कुछ प्रयास किया था, लेकिन शेरशाह को ज़्यादा समय नहीं मिला। लेकिन अकबर ने इस कार्य को किया। अकबर ने शासन के सिद्धांतों को व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोग किया और जिसके आधार पर है वो विदेशी जो विदेशी शासक हैं और जो इस्लाम धर्म के समर्थक हैं उनको अपनी जो बहुसंख्यक हिंदू जो प्रजा है उस पर शासन करने का नैतिक अधिकार प्राप्त हो सके, ऐसे सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय है वो अकबर को जाता है। और इसी कारण से अकबर है वो लंबे समय तक है वो भारत के अंदर है वो शासन कर सका और न केवल शासन कर सका अपितु उसकी गिनती है वो विश्व के महान सम्राटों के अंदर है वो की जाने लगी। अकबर के प्रारंभिक जीवन के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हुमायूं है वो शेरशाह के द्वारा कन्नौज या जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं 1540 के अंदर है वो पराजित हो जाता है। और पराजित होने के पश्चात वो कहीं का शासक नहीं रहता है, वो आप दर दर की ठोकरें खा रहा था और सिंध के शासक जो राणा वीर साल है उसके यहाँ वो शरण लेता है। और वहीं सिंध के शासक वीर साल के यहीं अकबर जो हुमायूं है उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है 15 अक्टूबर 1542 को। अर्थात अकबर का जन्म है वो सिंध के राजा अमरकोट के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को है। वो हमीदा बेगम के गर्भ से है वो हुआ, अर्थात इनकी माता का नाम हमीदा बानू था। क्योंकि इस समय खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए हुमायूं के पास कुछ नहीं था, वो कहीं का शासक नहीं था और केवल राणा वीर साल के यहाँ अपनी जान बचाने के लिए वो शरण लिए हुए था। तो इस समय अकबर जो हुमायूं है वो अपने अमीरों को है वो कस्तूरी बांटते हुए ये कहता है कि इस समय यही भेंट आप लोगों को दे सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि जिस तरह इस खेमे में इस कस्तूरी की सुगंध फैल रही है उसी तरह मेरे पुत्र का यश भी पूरे संसार में फैलेगा। और हुमायूं की ये भविष्यवाणी है या उसकी जो दिली इच्छा है वो फ्यूचर के अंदर है वो पूरी होती है और अकबर इसको सार्थक है वो करता है। अकबर का जो प्रारंभिक जीवन है बड़ा संकट के अंदर व्यतीत हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राणा वीरसाल के यहाँ ठहरे हुआ था, लेकिन राणा वीरसाल को शेरशाह का खतरा मंडरा रहा था कि वो ऐसा नहीं हो कि शेरशाह को ये पता लगे कि राणा वीरसाल के यहाँ हुमायूं ने शरण लिए हुए उस पर आक्रमण न कर दे। तो ऐसी स्थिति में जो हुमायूं है वो अकबर को, जो बहुत छोटा था, उसको अस्करी के पास है वो छोड़ कर के है वो ईरान के शासक जो सात तमस है उसके यहाँ वो चला जाता है कि यहाँ शरण लेने के लिए चला जाता है। और इससे बीच में है वो अकबर का लालन पोषण है उसका जो भाई है अकबर का अस्करी है वो उसका एक तरह से लालन पालन है वो करता है। और हुमायूं जो हुमायूं है वो ईरान के शासक शाह तमस की सहायता से है वो काबुल कंधार है वो छीनने का प्रयास करता है। और इसी बीच है वो जो हुमायूं है वो अकबर से मिलता है और उसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है वो रख देता है। लेकिन जब हुमायूं है वो एक प्रकार से काबुल और कंधार को जब जीत रहा था और कामरान को जो पराजित कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में कामरान है वो अकबर के साथ है वो
बड़ा निर्दयी व्यवहार करता है, लेकिन अकबर बच जाता है, उसका भाग्य साथ देता है। और अकबर जो हुमायूं है वो अकबर को है वो गजनी और लाहौर का सूबेदार है वो नियुक्त कर देता है। और जिस समय हुमायूं है, हुमायूं के समय में जो जो हुमायूं है वो अकबर को एक तरह से जो सिकंदर शाह सूर है उसकी विद्रोह का दमन करने के लिए पंजाब का उसको बैरम खान के संरक्षण में पंजाब का गवर्नर है वो नियुक्त कर देता है। लेकिन और वो जो अकबर है वो इसका जो क्या क्या कहना चाहिए, सिकंदर शाह सूर है उसके विद्रोह का दमन ही कर रहा था। उसी समय उसको एक दुखद समाचार मिलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के अंदर जो कलानूर नामक जो स्थान है वहीं 14 फरवरी 1556 को अकबर अपने आप को मुग़ल सम्राट है वो घोषित कर देता है। अर्थात उसका 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक है वो कलानूर, पंजाब के कलानूर के अंदर जो गुरदासपुर ज़िले के अंदर पंजाब की, वहीं उसका राज्यारोहण है वो होता है। और इस समय इसकी जो आयु थी वो लगभग 14 वर्ष थी, या हम करें कि 13 माह और 13 वर्ष और 4 माह, लगभग 14 वर्ष की इसकी आयु थी। तो लगभग 14 वर्ष की आयु के अंदर है वो अकबर है वो बैरम खां के संरक्षण के अंदर है वो शासन कार्य वो करना प्रारंभ करता है। बैरम खां है वो अकबर जो हुमायूं है उसका अच्छा मित्र था और उसका अच्छा विश्वास पात्र था। और ये एक ईरानी था, शिया मतावलंबी था, ईरानी सरदार था, शिया मतावलंबी था। और अकबर ने इसको वकील मुतलक के पद पर है वो नियुक्त कर दिया था। तो 1556 से लेकर के अकबर ने जो कलानूर के अंदर राज्यारोहण हुआ उसके पश्चात से लेकर के 1560 तक अर्थात 4 वर्ष तक है वो एक तरह से जो हुमायूं है जो अकबर है वो बैरम खां के संरक्षण के अंदर है वो शासन करता है। और एक तरह से हम ये कहें कि बैरम खां के संरक्षण के अंदर वो अकबर है वो शासन करता है। और इस समय बैरम खां है वो अपनी निष्ठा से है, ईमानदारी से है वो अकबर को सहयोग देता है और अपना पूरा प्रयास है वो अपने विद्रोही के दमन के अंदर है, अमीरों के दमन के अंदर है वो लगाता है। लेकिन बैरम खां एक शिया मतावलंबी था, ऐसा कहा जाता है कि शिया मतावलंबी था। और अकबर है वो सुन्नी मतावलंबी था। ऐसी स्थिति में जो अमीर वगैरह हैं वो बैरम खां के विरुद्ध है वो अकबर को भड़काना शुरू कर देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि समय समय पर समय के साथ है वो बैरम खां है वो काफ़ी घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, उसके स्वभाव ईर्ष्यालु है, क्रोधी, निरंकुश प्रकृति का हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनेक मुग़ल सरदार भी उसके विरोधी हो जाते हैं। और ऐसा लगने लगता है कि अमीर लोग कहते हैं कि पूरी सत्ता का केंद्रीकरण है वो बैरम खां कर रहा है। और दूसरी ओर धीरे धीरे अकबर है वो धीरे धीरे बड़ा भी होता जाता है और उसके जो प्रशासन में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि 1560 में अकबर और बैरम खां के संबंध है वो कुछ कारण से है, बैरम खां के ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण से, क्रोधी स्वभाव के कारण से या अहंकारी स्वभाव के कारण से। ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकबर की अवहेलना भी कई बार तो अकबर के आगे की अवहेलना भी वो कर देता है। तो ऐसी स्थिति के दूसरी तरफ अकबर है वो उसकी आयु भी बढ़ रही थी, उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर है 1560 के अंदर है अकबर और बैरम खां के संबंध खराब होने के कारण से है अकबर अब अपने आप को दिल्ली के अंदर है एक सभा बुलाता है और वहाँ बैरम खां को है वो आमंत्रित करता है। बैरम खां आता है और उसको कहता है कि आप कहीं दूसरी जगह चले जाएं अपने दरबार से। वहाँ से वो अपने वकील मुतलक है उसके पद से हैं, वजीर के पद से हैं, वो बैरम खां को है वो हटा देता है। तो इस तरह से बैरम खां का संरक्षण काल है वो समाप्त हो जाता है। और वो उसको ये से कहा जाता है कि बैरम खां है वो तीर्थ यात्रा के लिए राजी हो जाता है और वहीं उसका एक विरोधी था वो उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से 1560 में अकबर का जो बैरम खां का संरक्षण था वो समाप्त हो जाता है। और इससे पहले जैसे हम एक चीज़ भूल गए कि जैसे कलानूर के अंदर उसका राज्याभिषेक हो जाता है। तो राज्याभिषेक से के पश्चात है उसी समय जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के समय में बिहार का सुल्तान था जो आदिल शाह सूर था, उसका वजीर था हिमू, जो एक तरह से वैसे था और नमक का व्यवहार करता था रेवाड़ी के आसपास में। तो वो क्या करता है कि एक तरह से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और विक्रमादित्य की उपाधि है वो ग्रहण कर लेता है।
तो अकबर है जो कलानूर में, जो मैंने आपको बताया कि उसका राज्याभिषेक हो चुका था बैरम खां, तो बैरम खां के नेतृत्व के अंदर ही है अकबर है वो एक प्रकार से अकबर हिमू के बीच के अंदर है वो जो 5 नवंबर 1556 को है वो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और इस तृतीय युद्ध के अंदर है वो हिमू है वो पराजित हो जाता है, उसके आँख के अंदर एक तीर लगता है और उस तीर से वो घायल हो जाता है, फिर बाद में उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि 5 नवंबर 1556 को अकबर जो है वो हिमू को पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर वो पराजित कर देता है, और उस पराजित करने के पश्चात है अकबर का वास्तविक शासन प्रारंभ हो जाता है। और प्रथम जो शासनकाल है 1556 से 1560, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि बैरम खां के संरक्षण में वो शासन करता है। और लेकिन 1560 में बैरम खां से उसके संबंध खराब हो जाते हैं, उसके अहंकारी स्वभाव के कारण से बैरम खां को वो वकील मुख्तलक की पद पर भी नियुक्त कर देता है। उसके पश्चात 1560 से 1562 के बीच के अंदर है वो मुग़ल साम्राज्य की बागडोर है वो अकबर की धाई माँ है जिसको महामनंगा है और उसके दल के पास रहती है, और इसलिए इस काल को है वो पेटीकोट गवर्नमेंट है। विंसेंट स्मिथ इतिहासकार वो पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन के नाम से पुकारते हैं। और इस पर्दा शासन के अंतर्गत है वो मुग़ल साम्राज्य की बागडोर महामनंगा अकबर की धाई माँ थी, और उसका जो पुत्र उधम खां और उसके दामाद है वो शिहाबुद्दीन और मुनीम खां, जो बैरम खां के बाद के अंदर वकील मुतलक के पद पर है, वो अकबर उसको नियुक्त करता है। इन तीनों के हाथ के अंदर वो रहती है। तो इस 1562 तक का ये जो काल है, 1560 से 62 तक का काल है, वो पर्दा शासन के नाम से है वो जाना जाता है। तो प्रारंभ के अंदर अकबर ने बैरम खां के संरक्षण के अंदर 4 साल शासन किया, उसके बाद में महामनगा और उसके दल के नेतृत्व में शासनकाल किया। लेकिन 1562 में महामनगा का पतन हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य की सारी बागडोर है पूर्ण रूप से है वो अकबर के हाथ के अंदर है, वो आ जाती है। और अकबर है वो जिसका आप जानते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अब अब्दुल लतीफ़ है वो उसका गुरु था। और अकबर किस प्रकार से है अब आगे मुग़ल साम्राज्य का स्थायित्व प्रदान करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए है, और उसके मुग़ल साम्राज्य के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से स्थापित करने के लिए क्या कार्य करता है, किस तरह से उसकी जो सुलह कुल की नीति है वो सबसे विश्व इतिहास में प्रसिद्ध मानी जाती है, वो किस प्रकार से वो उसको लागू करता है, उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।